Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our life and that's why we're here. दोस्तों अभी परसों ये न्यूज़ आई थी, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि स्टेट्स हैव द राइट एंड पावर टू टैक्स मिनरल्स माइनिंग एंड इट वाज एक मैं शेयर कर देता हूँ लाइव लॉ का आर्टिकल वो जिससे मैंने पढ़ा और इनफैक्ट वो उन्होंने ऐसा कह के कि 1989 इंडिया सीमेंट्स की रूलिंग को उन्होंने ओवररूल किया. In fact, this was said by Supreme Court in Mineral Area Development versus Messrs Steel Authority of India Limited. तो और इट्स पेंडिंग सिंस 1999. तो दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पहले मैं आपको बताता हूँ ये केस हुआ कैसे. तो इंडिया सीमेंट और 8:1 मतलब मेजोरिटी से कहा गया और दैट सोल डिसेंटिंग जज वाज जस्टिस बीपी नागरत्ना. तो इसमें दोस्तों हुआ ये था कि इंडिया सीमेंट्स में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी. उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि MMDR एक्ट ऑलरेडी है जो कि यूनियन ने बनाया है अंडर एंट्री 54 ऑफ यूनियन लिस्ट, और उसमें यूनियन हैड द पावर टू मतलब मेक अ लॉ फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एरियाज. उसमें उसने MMDR एक्ट बना दिया. अब पॉइंट ये आती है कि आप MMDR एक्ट के सेक्शन 9 में स्टेट्स को रॉयल्टी की पावर दी गई है. अब जब इंडिया सीमेंट्स का केस है, जब कुछ स्टेट्स ने मिनरल्स को टैक्स करने के लिए लॉ बनाया था, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि दिस फील्ड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय ए पार्लियामेंट्री लॉ और एंट्री 50 ऑफ स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट्स के पास पावर है टैक्स करने के लिए माइनिंग को, बट दैट इज वहां पे लिखा हुआ कि इट इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. तो चूंकि पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बना रखी है और सेक्शन 9 में ऑलरेडी रॉयल्टी के बारे में बात कर दी गई है, तो फिर आप डबल टैक्सेशन तो होगा नहीं, तो इसलिए स्टेट्स टैक्स नहीं कर सकते. तो क्या इससे समझ क्या इससे इन्फरेंस निकला था कि रॉयल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. इसके बाद कई सारे स्टेट, जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे अभी कल मेरी एक उड़ीसा के लड़के से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि उड़ीसा में माइनिंग इज अ वेरी बिग मतलब सोर्स, तो उसमें स्टेट टैक्स करना चाहती लेकिन कर ही नहीं पाएगी. तो कई सारे स्टेट्स ने इस रूलिंग को चैलेंज किया था और इसमें उसको ओवररूल किया गया. और यहाँ पे 9 जज बेंच के पास कैसे क्यों बात पहुंची, क्योंकि इंडिया सीमेंट 7 जज बेंच था. उसके बाद 2004 में किशोराम केस आया था, वो 5 जज बेंच था. उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो इंडिया सीमेंट में थोड़ी गलती हुई थी, एक्चुअली होना चाहिए था कि रॉयल्टी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ टैक्स, लेकिन कोई ऐसा कह तो सकता नहीं था. तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बात की और एक 9 जज बेंच को रिफर हुआ. तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको समझने की ये है कि रॉयल्टी क्या होती है. रॉयल्टी इज इन काइंड ऑफ फी. सपोज मैं इस वीडियो पे मेरा कॉपीराइट है और आप कल को इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, इसको स्प्रेड करना चाहते हो, तो आप मेरे बीच में एक रॉयल्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और आप मुझे रॉयल्टी दोगे. तो रॉयल्टी इज इन द नेचर इज रॉयल्टी फ्लोज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी. टैक्स क्या है, क्या टैक्स कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ सकता है? नहीं, टैक्स हमेशा सॉवरेन बॉडी इंपोज करेगी. तो और टैक्स पब्लिक पर्पस के लिए कभी भी यूज हो सकता है, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट. तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड टैक्स. और चूंकि MMDR एक्ट ने बस रॉयल्टी की बात की है, तो द फील्ड ऑफ टैक्स इज ओपन, इट्स नॉट ऑक्यूपाइड. कोर्ट ने ये तक कहा कि पार्लियामेंट डजंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन माइनिंग. क्यों? क्योंकि टैक्स बीइंग मतलब टैक्सेशन स्टैट्यूट, पीनल स्टैट्यूट, तो जब तक कोई स्पेसिफिक पावर टैक्सेशन के लिए अलग से पावर दी हुई है आपके लिस्ट में, तो कोई ऐसा पावर दिया तो है नहीं. एंट्री 54 इज द वेरी जेनेरिक पावर फॉर रेगुलेशन, बेटर डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग, मिनरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो इसलिए टैक्सेशन की पावर यूनियन के पास नहीं है और स्टेट्स के पास पावर होगी अंडर एंट्री 50. और हाँ, ये बात हो सकती है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाएगा तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है ऑन टैक्सिंग पावर, और इनी रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है. इसका मतलब वो मना भी कर सकता है कि स्टेट के पास टैक्सिंग पावर नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है. इसलिए स्टेट्स हैव प्लीनरी पावर अंडर एंट्री 50 और वो कोई मतलब टैक्स इंपोज कर सकते हैं. दूसरी बात ये कही गई कि एंट्री 49 में जो लैंड टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स है, एंट्री 49 ऑफ द स्टेट लिस्ट, उसमें स्टेट्स कैन इम्पोज टैक्स ऑन द लैंड जिसके अंदर माइनिंग हो रही है. ये भी हो सकता है, क्योंकि वही बोला गया, क्योंकि जो एंट्रीज होती हैं उनको ब्रॉडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है अनलेस इट कन्फ्लिक्ट्स विद सम अदर एंट्री. जबकि जस्टिस नागरत्ना ने इसके डिसेंट पे ये बोला था कि ये पर्पजिव इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया. उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो स्टेट्स आपस में compete करेंगी और मतलब इट विल बी अ रेस टू द बॉटम
कि मैं ज़्यादा माइनिंग का मतलब टैक्स लूंगा, मैं ज़्यादा टैक्स लूंगा क्योंकि उससे आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे। वैसे भी आपको मालूम है स्टेट्स के डेट और फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ा हुआ है, तो इसलिए स्टेट्स बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे। वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे जो माइनिंग के लिए कंपनीज आएंगी नहीं, तो हो सकता है माइनिंग के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ा, हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की बात की गई है वो आप मतलब अगेन एक आपका नॉसिटर्स सोशल वाला जो रूल होता है और जो दूसरा होता है, तो उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट किया जाता है। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग बोला गया है तो जो यहाँ पे शहरों में जो सड़क होती, जो जमीन होती है उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना, तो प्रॉपर्टी टैक्स इन्फ्रेंस है जो स्टेट्स के पास पावर होती है। इसका मतलब उनका कहना था कि जस्टिस नागरत्ना का कहना था कि उसका मतलब वो नहीं कि आप उन लैंड को टैक्स करो, नहीं तो अब तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद मतलब इट विल अगेन वो माइनिंग कंबरसम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टैक्स हो सकते हैं। और दिस वॉज द रीजन कि जब एक जजमेंट आया था तो जो माइनिंग कंपनीज थे उनके शेयर्स कम हुए, क्योंकि उनको लगा कि यार अब तो माइनिंग में स्टेट्स अपना टैक्स इंपोज करती जाएंगी और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले तो रॉयल्टी, फिर टैक्स, और फिर एंट्री 49 के अंदर टैक्स ऑन बिल्डिंग। तो इसका मतलब स्टेट्स माइट एंटर इनटू मतलब प्रॉफिट कि अपना हम बांटते रहे किसी को टीवी फ्रिज, और बाद में रेवेन्यू के लिए हम माइनिंग पे टैक्स इंपोज करते रहे। तो ये इस जजमेंट में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।